मेरे सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, हम रेखा चित्र की बात कर रहे थे जिसमें हमने महादेवी वर्मा जी की स्मृति की रेखाएं नामक रेखा चित्र को देखा। पार्ट 1 में मैंने 3 रेखा चित्रों को प्रस्तुत किया और इस दूसरे पार्ट में मैं 4 और 5 2 रेखा चित्रों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपको बता दूं कि जो ये स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र जो है, इसमें कुल 7 रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, जिसको मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसके सार को बताता चला जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चौथा रेखा चित्र मुन्नू की माई के नाम से है। तो मुन्नू की माई के नाम से महादेवी जी ने इस रेखा चित्र को लिखा है। और आपको पता होगा कि रेखा चित्र क्या होता है, तो रेखा चित्र के बारे में मैं और नहीं बोलना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो चौथा चित्र है, ये मुन्नू की माई के नाम से है। माई का अर्थ होता है माँ, ठीक है। तो लेखिका का उससे परिचय उसके गांव अरेल में ही आते जाते हुआ है। तो लेखिका जब आती जाती रहती थी अपने गांव अरेल में, तो अरेल में ये जो मुन्नू की माँ है ये भी रहती थी, जिसके कारण आने जाने के कारण जान पहचान हो जाती है। और लेखिका उनके जो चरित्र का वर्णन कर रही है, तो वह कहती है कि वह स्वाभिमान, कर्मठता एवं ममता की मूर्ति है। वह गांव की निर्धन वर्ग की साहसी एवं कर्मठ नारी की प्रतीक है, यह बोला गया है। तो इसमें जो मुन्नू की माँ है वह क्या है, गांव की रहने वाली निर्धन वर्ग की एक साहसी स्त्री है और कर्मठ नारी का प्रतीक बोला गया है। अर्थात आप जानते हैं कि गांव की स्त्रियां कैसी रहती है, स्वयं भी काम करती है अपने पति के साथ, जबकि शहरों की स्त्रियां हाउसवाइफ का ही काम करती हैं, ज़्यादातर वो काम नहीं करती, उच्च वर्ग की स्त्रियां। लेकिन अब अब वो भी काम करने लगे हैं। तो सामान्यतः पहले की जो स्त्रियां रहती थी, जो निर्धन वर्ग से आती थी, वो एक कर्मठ नारी ही होती थी। गांव के न जाने कितने परिवारों का जीवन इसी प्रकार की नारियों से चला करता है। और महादेवी वर्मा जी उनके बारे में बोलती है कि वह ग्राम की संभ्रांत कुल वधुओं के समान ही मधुर भाषणी, सलज्ज और सेवा परायणा है। उसके एक छोटा सा बच्चा मुन्नू है। तो मुन्नू की माई में का जो नाम है उसको आगे बताया जाएगा, उसका क्या नाम है। तो मुन्नू उसका पुत्र है और उसका पति एक निठल्ला जुआरी है। उसका पति एक जुआरी रहता है, निठल्ला रहता है, कुछ भी काम काज नहीं करता। और उसका जो ससुर है वह भिक्षाटन में भी आलसी बूढ़ा ब्राह्मण है। वह भिक्षा मांगने भी नहीं जाता, इतना आलसी है। तो इस तरह से इस छोटे से परिवार में मुन्नू की माँ ही एक ऐसा आधार है जो परिवार को न बिखरने देने के लिए चारों ओर दौड़ धूप करके उसे संतुलन प्रदान करती रहती है। अब ये जो मुन्नू की माँ है, उसका मुख्य नाम है, उसका रियल नाम है बूटा, ठीक है। तो इसका नाम है बूटा, वास्तविक नाम इसका बूटा है, लेकिन मुन्नू की माँ के नाम से शीर्षक से ही इस रेखा चित्र को रचा गया है। तो बूटा की जो माँ है उसका देहांत उनकी छोटी आयु में ही हो गया था। और बूटा अर्थात मुन्नू की माँ जो है, उसके पिता कथावाचक थे, जो इसे भी अपने साथ ले जाने लगे थे। कथावाचन करते थे तो साथ में ले जाते थे। और बूटा अर्थात मुन्नू की माँ भी 6 वर्ष की अवस्था में ही छोटे मोटे काम करने लगी थी। पर 7वें वर्ष से तो वह बाप की गृहस्थी को ही संभालने लग गई थी। उसके पिता मरते हुए अपने एक गुरु भाई को बूटा का हाथ सौंप गए थे। तो उसके पिता मरते हुए अपने गुरु भाई, जिसको वो काका कहती थी, उसके हाथ छोड़कर चले गए थे कि भैया तुम इसका पालन पोषण करना। कुछ समय बाद बालिका बूटा के विरोध करने पर भी वे घर बेचकर, अर्थात काका जो है घर बेचकर उसे मेले के घाट पर अकेला छोड़कर चले गए। और बूटा एक ब्राह्मण परिवार के एक बूढ़े स्वामी के पास पहुंच गई। तो इस तरह से
बूटा की कथा कही गई है। इसमें बताया गया किस तरह से एक बूढ़े स्वामी के पास ब्राह्मण परिवार में पहुंचती है और इस ब्राह्मण परिवार में पहुंचकर यहाँ से बूढ़े और बेटे के अतिरिक्त निःशेष प्रायः घर में बहू बनकर वे पहुंच जाती है, जहाँ उसे इस परिवार के रोटी पानी का प्रबंध स्वयं करना पड़ा और उसकी चिंताओं का दायरा विस्तृत करते हुए मुन्नू का जन्म हो गया। तो उसकी चिंता और बढ़ गई क्योंकि वही पालन पोषण करने वाली थी अपने परिवार का। लेखिका ने मुन्नू और उसकी माँ की सुविधा के लिए अपने पास काम दिला दिया। तो लेखिका जो है वह मुन्नू की माँ से मिलती रहती थी क्योंकि लेखिका ने ही उसको काम दिलाया था। ठीक है, तो यह आपके समझ में आ गया होगा कि उन्होंने मुन्नू की माँ का रेखा चित्र किस तरह खींचा है, क्योंकि उससे परिचित थी। यह भी तो लेखिका के घर को अपना नैहर मानकर आने लगी थी और लेखिका का भी उससे ममता हो गई। किंतु उस कर्तव्यनिष्ठ नानी के लिए परिवार को लेकर अनेक प्रकार की असुविधाएं होने लगी थी, जो परिवार के लिए स्वीकार न था। वह कार्य छोड़कर वापस नदी पर चली गई और ब्राह्मण परंपरा त्याग कर इसका परित्याग करके जीविकोपार्जन के लिए नदी पर मजदूरी करने लगी। तो यह कार्य उसके सजातियों और घर वालों को पसंद नहीं आया। ठीक है, वो घर का परित्याग कर ली और जीविकोपार्जन के लिए खुद मजदूरी करने लग गई। तो कि स्त्री का मजदूरी करना सजातियों को पसंद नहीं आया और उसने किसी की परवाह नहीं की फिर भी, और परिवार का भरण पोषण करती रही। तो इस तरह से जो प्रस्तुत चित्र, मतलब इसमें दिखाया गया जो चित्र है मुन्नू की माँ का, वह कर्मठता आदि गुण से उसे भारतीय ग्रामीण नारी के प्रतीक बना देते हैं। किंतु साथ ही बच्चों के लिए पाठशाला खोलने और पुराने बंद पड़े अनुपयोगी मकान में स्कूल खोलने की अनुमति न देने से गोपाल शरण सिंह के रूप में अमीर गरीब की दृष्टिकोण भी यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे यह भी बताया गया है कि गोपाल शरण सिंह ने उन्हें अनुमति नहीं दी स्कूल खोलने के लिए, पाठशाला खोलने के लिए। तो इस तरह से अमीर और गरीब के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट यहाँ पे पहचाना गया है लेखिका के द्वारा। तो लेखिका इस प्रकार का अवसर निकाल ही लेती है। लेखिका का आक्रोश और दर्द इन शब्दों में फूट पड़ता है। तो लेखिका बताती है अपने शब्दों के माध्यम से, अरे अभागे, तुम्हारा गांव जरायम पेशा है। तुम्हारे बाप दादा ने अपना जीवन नष्ट करके इसके लिए यह ख्याति कमाई है। तुम जुआ खेलो, चोरी सीखो, पर भले आदमियों के अधिकार में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस न करो। तो इस तरह से उन्होंने बताया है। तो इस चित्र में महादेवी वर्मा जी ने मुन्नू की माई अर्थात बूटा की कर्तव्य निष्ठा को, निष्काम सेवा को, इसके चित्रण से ब्राह्मणों की भिक्षाटन की प्रवृत्ति के स्थान पर पुरुषार्थ से जीवन यापन करने को बेहतर दिखाकर उसी प्रकार का कार्य करने की प्रेरणा दी है। अर्थात उन्होंने बताया है कि भिक्षाटन करने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, जबकि उससे अच्छा काम है पुरुषार्थ करके, मेहनत करके जीवन यापन करना। तो इस तरह से दोस्तों मुन्नू की माई इस रेखा चित्र के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो ये हमने रेखा चित्र देख लिया। अब स्मृति की रेखाएं नामक रेखा चित्र में पांचवा जो भाग आता है, पांचवा रेखा चित्र है जिसका नाम है ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा, तो ठकुरी बाबा जो रेखा चित्र है वो नेट के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं ठकुरी बाबा का जो चित्रण इन्होंने खींचा है, चित्रण किया है, उसको देखते हैं। तो पांचवा रेखा चित्र है ठकुरी बाबा का, और रेखा चित्र का आरंभ एक लंबी भूमिका से होता है। ठकुरी बाबा से लेखिका का परिचय कल्पवास के समय उस समय होता है जबकि लेखिका के अस्थायी निवास के बरामदे में यात्रियों का एक दल हठात आकर खड़ा हो जाता है। तो जब लेखिका अस्थायी आवास में रहती है अपने, पर वहाँ पे क्या है, एक यात्रियों का दल आकर खड़ा हो जाता है, हठात खड़ा हो जाता है, मना करने के बावजूद भी नहीं जाते। भक्तिन ने अनेक प्रकार से इन प्राणियों
से युक्त दल का विरोध किया, किंतु लेखिका ने उन्हें वहां रहने की आज्ञा दे दी और अब लेखिका के इर्द गिर्द एक विचित्र किंतु नवीन समाज की दुनिया बसी हुई थी। तो इस तरह से वो जो साधु सन्यासी थे, जो दल थे, उसके आ जाने से उसका जो माहौल है वो बिल्कुल ही बदल गया। अब उनमें जो आए हुए थे, जो दल आए थे, उनमें एक स्मरणीय पात्र मुख्य रूप से सामने आएगा जिसका नाम है ठकुरी बाबा। ठीक है, वैसे तो स्मरणीय पात्र अनेक थे जिनका परिचय लेखिका ने संक्षेप में दिया है, किंतु उनमें अपने गुणों के कारण विशेष स्थान है ठकुरी बाबा का। तो ठकुरी बाबा का चित्रांकन करते हुए महादेवी जी लिखती है, तो इसका चित्रांकन उन्होंने किया है कि ठकुरी बाबा कैसे दिखते हैं। तो सिर का अग्रभाग खलवाट होने के कारण चिकना और चमकीला था, पर पीछे की ओर कुछ सफ़ेद केशों को देखकर जान पड़ता था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से सभीत होकर वे दूर आ छिपे हैं। छोटी आँखों में विषाद, चिंतन और समता का ऐसा सम्मिश्रण भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं है। लंबी नाक के दोनों ओर खींची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती थी। ओंठों में व्यक्त भावुकता को विरल मूछें छिपा लेती थी और मुख की असाधारण चौड़ाई को दाढ़ी ने साधारणता दे डाली थी। सघन दाढ़ी में कुछ लंबे सफ़ेद बालों के बीच में छोटे काले बाल ऐसे लगते थे जैसे चांदी के तारों में जहाँ तहाँ काले डोरे उलझकर टूट गए हो। स्फूर्ति के कारण शरीर की दुर्बलता और कुछ झुककर चलने के कारण लंबाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने थी वह साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक महत्व नहीं रखती। तो इस तरह से साधारण ग्रामीण वृद्ध की तरह जो ठकुरी बाबा थे वे दिखते थे, इसका इन्होंने वर्णन किया है महादेवी जी ने। ठकुरी बाबा जो हैं वे भाट वंश में अपने पिता की दूसरी पत्नी के पहले और कुल मिलाकर देखा जाए तो तीसरे बेटे थे। उनकी जो भाभी थी ठकुरी बाबा की, वह परलोकवासिनी हो गई। उनके भाट होने में महादेवी जी ने अपना समान धर्मी माना है। वे पिता की इच्छा के विरुद्ध कौटिल्य के स्थान पर कवि ही बन गए। वे सहज, भावुक और स्नेही और कवि हृदय हैं। पिता की मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक बड़े भाइयों की अटूट सेवा में ठकुरी बाबा रहे और एक सुशील बालिका से उसका विवाह कर दिया गया जिसने एक कन्या को जन्म दिया और उन्हें सबसे बड़ा आघात देखकर उसकी जो पत्नी थी वे परलोक सिधार गई। ठकुरी बाबा सफल पिता बनने की इच्छा से कन्या का पालन प्रेम से करने लगे। उनका दुर्भाग्य उनके साथ चल रहा था। काव्य प्रेमी सजाती के सुशील मातृपितृ विहीन भतीजों को घर में ले आए और उस भतीजे से उसकी सगाई, अपनी पुत्री की सगाई बेला से कर दी। उसकी पुत्री का नाम क्या था? बेला। बेला से अपने भतीजे का शादी कर दी, किंतु चेचक रोग से उसकी एक आँख आ जाती रही और दूसरे से भी ठोस संसार का जो भाप है, भाप का बादल दिखाई देने लगा। तो पुत्री और जमाता भी अब ठकुरी बाबा के साथ ही चलते रहते थे। जहाँ जाते थे भिक्षाटन करने, वहाँ ये साथ में चलते थे। ठकुरी बाबा जी को देने में आनंद आता था। वे विश्वासी थे। उदारता, सहज सौहार्द, सरल भावुकता आदि जो ग्रामीण गुणों से संपन्न है, लगभग सभी ग्रामीणों में रहते हैं, वैसे गुण उनमें थे। और ठकुरी बाबा गाने बजाने में निपुण हैं। एक दिन ठकुरी बाबा सभी को अपने डेरे पर आमंत्रित कर आए। भजन कीर्तन रूपी कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने में अनिच्छुक महादेवी निस्वार्थ ग्रामीण कवियों और गायकों की प्रतिभा देखकर आश्चर्य में पड़ गई। अब ठकुरी बाबा ने बुलाया, लेकिन महादेवी वर्मा जी अनिच्छुक थी उस कवि सम्मेलन में जाने के लिए, लेकिन न चाहते हुए भी गई। लेकिन उनके जो गायक थे उनकी प्रतिभा को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। तो इस कवि सम्मेलन का महादेवी जी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्हें शहर के कवि सम्मेलन आत्मविज्ञापन और यश के लिए किए जाने वाले प्रतीत होने लगे।
वे नगर के कवि सम्मेलनों से विरक्त हो गई। उस सम्मेलन की स्मृति उनके हृदय पर अमिट प्रभाव जमाए हुए हैं। वस्तुतः यह रेखाचित्र किसी एक व्यक्ति का रेखाचित्र नहीं है, वहाँ अनेक व्यक्तियों के चित्र उभरे हैं। उनमें ठकुरी बाबा का चित्र प्रमुख प्रतीत होता है। महादेवी जी की चेतना में भी यही चित्र मुख्य लगता है। तभी इस रेखा चित्र के आरंभ में ठकुरी बाबा का चित्र ही महादेवी जी ने बनाया है। इस चित्र से यह भी स्पष्ट होता है कि महादेवी गांव की केवल कुरूपता एवं विषमता को ही चित्रित नहीं करती, अपितु वहाँ जो अच्छा है उसे भी अपनी लेखनी का विषय बनाती है। तो इस तरह से ठकुरी बाबा का चित्रण हमने देख लिया। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 2 और चित्रण देखेंगे। एक है बिंबिया का और दूसरा लेक्चर है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।